चौक पर तिरंगा क्यों नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ एक बार फिर ऐसे आपके बीच उपस्थित हूं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा जो 7 सितंबर को शुरू हुई थी वो धीरे धीरे अपने समापन कार्यक्रम की तरफ बढ़ने लगी है और ये समापन हो रहा है जम्मू कश्मीर में। अब से कुछ देर के बाद ही जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो जाएगी, यानी राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाएंगे। 30 जनवरी को यात्रा का समापन होना है और ये कहा जा रहा था कि ये समापन काफी महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद जताई जा रही थी कि समापन समारोह में लाल चौक पर तिरंगा फहराकर कांग्रेस शायद कोई पॉजिटिव संदेश देने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। दरअसल जो घोषणा पहले की गई थी उसमें बदलाव करते हुए अब लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया जाएगा, बल्कि तिरंगा फहराया जाएगा कांग्रेस के मुख्यालय पर। सवाल ये उठता है कि लाल चौक पर आखिर तिरंगा क्यों नहीं फहराया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि ये आरएसएस का एजेंडा है, जबकि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल लाल चौक पर झंडा नहीं फहरा कर कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं। क्या 370 की राजनीति को वो अब भी जिंदा रखना चाहते हैं और यही वजह है कि लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया जा रहा है। क्या चल रहा है कांग्रेस के मन में, क्या चल रहा है राहुल के मन में, ये सब कुछ होगी आज चर्चा का विषय। लेकिन इससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं वो रिपोर्ट जिसमें लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए राहुल गांधी साहब कि क्यों नहीं लाल चौक पर तिरंगा, क्यों कांग्रेस सब भी उन्हीं आतंकवादियों का समर्थन कर रही है जिसने जम्मू कश्मीर की आबो हवा को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। रिपोर्ट देखते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। यात्रा आज जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रही है और श्रीनगर में 30 जनवरी को एक बड़ी रैली के साथ यात्रा का समापन होगा। राहुल गांधी कांग्रेस कार्यालय पर तिरंगा फहराकर यात्रा का समापन करेंगे, लेकिन सवाल है कि आखिर राहुल गांधी लाल चौक पर तिरंगा क्यों नहीं फहरा रहे। राहुल के इस फैसले पर हर कोई हैरान है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर लाल चौक पर तिरंगा क्यों नहीं। राहुल को आखिर किस चीज का डर सता रहा है। क्या राहुल गांधी फिर से धारा 370 की राजनीतिक अराजकता को जिंदा करना चाहते हैं? सवाल तो कई हैं, लेकिन सटीक जवाब देने वाला कोई नहीं। जब मामले ने तूल पकड़ा तो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस प्रभारी ने आलाकमान का बचाव करते हुए कहा कि ये आरएसएस और बीजेपी का सेट किया हुआ एजेंडा है। नहीं, लाल चौक हमारा ऑफिस कार्यालय ही हमारा लाल चौक में है। जो कांग्रेस का कार्यालय आपने देखा वो लाल चौक के नैरेटिव जो है वो आरएसएस ने सेट किया है, बीजेपी ने सेट किया है और वो लोगों के गले उतरा दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस से कि बताइए हुजूरे आला, आपके लिए देश बड़ा है या आपका गुरूर? घाटी में शांति जरूरी है या आपकी यात्रा का राजनीतिक हित? आपके लिए तिरंगा जरूरी है या तिरंगा को फेंककर दूसरा झंडा उठाने वाले लोग? क्योंकि जम्मू कश्मीर में यात्रा का स्वागत करने वाले लोग वही हैं जिन्हें तिरंगे से नफरत थी। जम्मू में राहुल की मेजबानी करने वाले लोगों का चरित्र तो वही है। क्या महबूबा मुफ्ती, क्या फारूक अब्दुल्ला, एक देश एक विधान एक निशान का विरोध करने वाले लोगों के साथ राहुल की नजदीकियां परेशान करने वाली हैं। क्योंकि लाल चौक आतंकवाद की वो तस्वीर थी जहां से एक हाथ में कुरान और एक हाथ में AK-47 लेकर गालिब गालिब जालिब का नारा दिया गया था। लाल चौक पर तिरंगा की मौजूदगी बताती है कि देश में अब आतंकवाद और अलगाववाद की कोई जगह नहीं। लेकिन राहुल का लाल चौक पर तिरंगा न फहराना ये बताता है कि राहुल गांधी अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। राहुल अप्रत्यक्ष रूप से संदेश दे रहे हैं कि हम एक देश एक विधान एक निशान के खिलाफ हैं। राहुल अलगाववादियों को संदेश दे रहे हैं कि सब्र रखिए, धारा 370 की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो भारत जोड़ो यात्रा आपसे कुछ ही देर में जम्मू कश्मीर में घुसने वाली है, एंटर करने वाली है और ऐसे में समापन समारोह में लाल चौक पर नहीं कांग्रेस के मुख्यालय पर तिरंगा फहराने का डिसीजन लिया गया है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर लाल चौक जो संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है कश्मीर में, उस लाल चौक से राहुल गांधी को परहेज क्यों है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अतिथियों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। स्वागत करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संदीप त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रेणु भाटिया जी जुड़ेंगी और इस वक्त हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। आप अविनाश जी और संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संदीप जी, पहला सवाल आपसे ही कर रही हूं कि आखिर राहुल गांधी को इतना परहेज क्यों है लाल चौक से, जबकि वो भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। राहुल जी जब जम्मू से यात्रा करेंगे तो क्या वो तिरंगे के नीचे ही यात्रा होगी या किसी और झंडे के नीचे होगी? तिरंगे, जाहिर सी बात है। और ये प्रवक्ता आप करा दीजिए, नेता कांग्रेस करा दीजिए जी, ठीक। तो राहुल जी यात्रा जो करेंगे वो तिरंगे के ही नीचे होने वाली है और तिरंगे के नीचे पूरी यात्रा, पूरे देश में यात्रा तिरंगे के नीचे ही हुई है। तो कह देना कि आप यहाँ क्यों फहरा रहे हैं, वहां क्यों नहीं फहरा, तिरंगा तो पूरे रास्ते में फहरेगा भाई, पूरे देश में फहर रहा है। आपके एजेंडे पे हम क्यों जो है चलाएं? हम ये कह रहे हैं कि हम यही बात अगर ये कहें कि आप लाल चौक क्यों कांग्रेस के कार्यालय पे आके झंडा फहराइए, भाजपा के किसी नेता को अगर मैं ये कहूँ कि आप यहाँ नहीं यहाँ फहराइए, तो ये आपकी इच्छा है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि इसमें कोई एजेंडा है, पहली बात। दूसरी बात, आप ये समझिए कि राहुल की पूरी यात्रा झंडे के तिरंगे यात्रा के नीचे ही पूरी यात्रा चल रही है, झंडे के नीचे। वहां पर जो है कोई कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे यात्रा नहीं हो रही है। ध्वजवाहक हमारा जो हमारे कांग्रेस सेवा दल के सदस्य हैं वो लगातार झंडे को लेकर आगे चलते हैं और उसी के पीछे पीछे राहुल जी भी चलते हैं, उसी तिरंगे के पीछे राहुल जी चलते हैं। और ये लगातार जो है तमिलनाडु जहां से यात्रा स्टार्ट हुई, केरला होते हुए ये जिन 11 राज्यों में अब तक पहुंच चुके हैं, हर जगह पर जो है तिरंगे के नीचे ही यात्रा हुई है। तो ये कह देना कि तिरंगा और एजेंडा। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि वहां पर लाल चौक में भाजपा और आरएसएस के लोगों ने झंडा फहराया था। अरे भाई, वहां 1948 में जवाहरलाल नेहरू जी ने वहीं से समझौते की घोषणा की थी, सबसे पहले वहां पर झंडा नेहरू जी ने फहराया था। तो ये कह देना जो है गुमराह करने वाली बातें हैं। हाँ, आपने एक मॉब क्रिएट किया, एक लोगों के बीच में जो है जम्मू और कश्मीर के लोगों के प्रति आपने एक हेट्रेट जो है क्रिएट किया बीजेपी ने, और आज उसी की जो है बदौलत आप देखिए कि लगातार वहाँ कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है और वो बेचारे धरने पर आज भी बैठे हैं। आज की डेट में अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो कश्मीरी पंडित लगभग 250 दिन से ज्यादा हो गए धरने पर बैठे हैं। संदीप जी, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आप लाल चौक को संदीप जी, आपके ओपनिंग रिमार्क के लिए मैंने पूरे 2 मिनट आपको दिए। आपने अपनी पूरी मन की बात रखी, आपको पूरा मौका दिया आपके ओपनिंग रिमार्क के लिए। लेकिन इस ओपनिंग रिमार्क में 3 बातें आपसे पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि एजेंडा क्यों सेट किया जा रहा है। सवाल यह है कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और जब हम लाल चौक की बात करते हैं तो लाल चौक का अपने आप में एक सिग्निफिकेंस है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने वहां पर तिरंगा झंडा फहराया था, लेकिन उसकी बाद की परिस्थिति में 5 अगस्त 2019 से पहले देश ने वहां पर सिर्फ चांद तारे वाले झंडे देखे। वहां पर 1992 में तिरंगा जरूर फहराया गया, जो मुरली मनोहर जोशी और एकता यात्रा के दौरान देखा गया था। लेकिन 1992 से लेकर अगर आप 2019 तक की बात कर लें तो आप भी जानते हैं कि आपने वहां पर चांद तारे वाले ही झंडे देखे थे। तीसरी बात आपने कही कि राहुल गांधी या सभी जो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं वो तिरंगा लेकर चल रहे हैं। तो हम इस बात से इंकार नहीं करते कि तिरंगा लेकर नहीं चल रहे, लेकिन हम सवाल आपसे जरूर पूछेंगे कि जिस तिरंगे के सिग्निफिकेंस को वो बार बार बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तिरंगे को अपमानित करने के लिए लाल चौक पर आतंकवादी समर्थक वहां पर किस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। केरल के सांसद हैं, केरल से ही युवा निकलकर आईएसआई में जाकर, आईएसएस में जाकर भर्ती होते हैं, वहां के युवाओं को कम से कम एक संदेश देते कि आतंकवाद के विरोध में। तो इस तरह से तो हमें यह मानना चाहिए ना कि राहुल गांधी इनडायरेक्टली आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, और इसीलिए लाल चौक के सिग्निफिकेंस को आपसे पूछा जा रहा है।
इसलिए मैं जवाब दे दूं। बिल्कुल आप जवाब दीजिए। आपने 2 मिनट जो अपना वक्तव्य ओपनिंग रिमार्क रखा, मेरे मन में जो बातें आई वो मैंने आपके सामने रखी। रेणु भाटिया जी भी वैसे बता देती हूँ मेरे साथ अब जुड़ चुकी हैं। रेणु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपके पास आती हूँ और अविनाश जी आपके पास भी आती हूँ, लेकिन उससे पहले संदीप जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात। जी, आप अपना वक्तव्य रखने के लिए स्वतंत्र हैं और इसी स्वतंत्रता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और इसी स्वतंत्रता की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। और आज जो आप जिस तरीके से बोल रही हैं या बोल पा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के खिलाफ तो आज बोल सकते हैं आप, लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। आप ना ये बैठ के सर्टिफिकेट देने वाला काम मत करिए कि मैं किसके खिलाफ बोलूंगी और किसके खिलाफ मुझे नहीं बोलना चाहिए। अभी मैं आपको देखिए, अगर इस पर चर्चा करने पर आएंगे ना तो डिबेट डिरेल हो जाएगी, क्योंकि मेरे डिबेट में एक बार नहीं कई बार आप खुद इस बात के गवाह हैं कि मैंने कुछ गलत जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है तो उन पर भी सवाल खड़ा किया है। आप बधाई की यहाँ पर बैठकर सर्टिफिकेट मत दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। देने वाला कोई नहीं हूँ मैं। जो कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि मैंने आपको जो स्वतंत्रता दी वही स्वतंत्रता आप मुझे दे दीजिए। आपने कहा, मैंने उसमें बीच में कोई टोका टिप्पणी स्वतंत्रता आपको दी तो दी गई है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले आपके साथ होते हैं। स्वतंत्रता आपको दी तो गई है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके जो लाल दिखाई दे रहे थे वो भारत जोड़ो यात्रा में टहल रहे थे। स्वतंत्रता दी तो गई है आपको। अब उस पर मुझे सफाई देने देगी, दे दीजिए सर, संदीप जी दे दीजिए, लेकिन आप अगर मुझसे सवाल करेंगे तो फिर आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप सवाल जवाब रेणु भाटिया जी से और अविनाश जी से करिए, लेकिन आप अगर लावनी विनीत से करेंगे तो लावनी विनीत आपको जवाब देगी। प्रयाग की धरती से आप आती है, बड़ी सौम्य धरती है। सुन लीजिए, बोलिए। आपने अपनी बात रखी, मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की है। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि 2 लोगों के ऊपर, ये सिर्फ मात्र 2 नाम जिन पर इन्होंने आरोप लगाए और आज तक साबित कर दिया हो कि इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, उसको सजा दिला दी। मात्र 2 नाम। आरोप लगाना आसान है, आरोप लगाने के लिए मैं भी बोल सकता हूँ रेणु भाटिया जी जो है आतंकवादी है, आतंकवाद से मिली हुई है, लेकिन उसमें साचात और मैं विपक्ष में मैं जोर लगाऊं तो मेरी बात हो सकती है, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष है ना। आपके पास आपने आरोप लगाया, उसको साबित क्यों नहीं कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि हम जो है, तो क्लियर कर लीजिए सेंटेंस, हम सत्ता पक्ष नहीं है। सत्ता पक्ष के लिए रेणु भाटिया बैठी हुई है, अभी आपको जवाब देंगी। कश्मीर से आती हैं, कश्मीर की बेटी हैं, लाल चौक का क्या सिग्निफिकेंस है उनसे भी पूछूंगी, लेकिन आप बोल लीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नहीं है, देश का पक्ष रखने के लिए जरूर यहाँ आपके सामने लावनी विनीत है। मैंने पहले ही रेणु भाटिया जी को डिबेट पे शामिल कर लिया था और इसीलिए उनको सम्मिलित करके मैंने बात कही। तो आज आप सत्ता पक्ष जब आप आरोप लगाते हैं तो आप आरोप ही नहीं लगा सकते, आपको साबित करना होगा। आप जय कन्हैया कुमार, और भी बहुत सारे मसले हैं। आप आरोप लगाकर निकल जाते हैं, चुनाव में वोट ले लेते हैं, लेकिन वही बार लोग टलते हैं। फिर आप ये कहते हैं वही व्यक्ति जब आप महबूबा मुफ्ती के साथ 2.5 साल सत्ता में रहती है, 2.5 साल शासन चलाते हैं, तब वो जो देशभक्त हो जाते हैं, वही अगर कांग्रेस के साथ आते हैं तो देशद्रोही हो जाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। पहली चीज ये हमें आपको, आपके दर्शकों को हमेशा को समझना होगा कि डबल स्टैंडर्ड नहीं चल पाएगा। दूसरी चीज, एक बात आप मान के चलिए कि जब तिरंगा हम लेकर पूरी यात्रा में जा रहे हैं तो लाल चौक ही क्यों? हम ये कह रहे हैं कि पूरे कश्मीर, आप अगर मैं पूरे उत्तर प्रदेश में झंडा लेके टहलूं और ये मैं कहूं कि जो है, तो बात सवाल तो ये है ना, जब पूरे देश में तिरंगा फहरा के आप लेकर चल रहे हैं तो फिर लाल चौक से परहेज क्यों है? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। चलिए मैं आपके पास आती हूँ, बाकी के 2 मेहमानों के भी ओपनिंग रिमार्क्स ले लेती हूँ। संदीप जी ओपनिंग रिमार्क ले दीजिए मुझे, दोनों मेहमानों के, दोनों अतिथियों के, फिर मैं आपके पास आती हूँ। रेणु भाटिया जी कश्मीर से आती है, कश्मीर की बेटी। आ रही हूँ प्लीज संदीप जी मैं आ रही हूँ। अच्छा 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। 10 सेकंड। अनुमति मनोज सिन्हा जी ने नहीं दी है। अब ये बात अगर आप मुझसे सुनना चाहती है तो मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा हूँ, ये भी मान के चलिए। क्यों नहीं दी अनुमति? क्षमता इनकी होनी चाहिए ना। ठीक है। अब उसको अगर हम आपकी इज्जत ढक रहे हैं, आपकी इज्जत अगर हम ढक रहे हैं तो आप उस पर सवाल खड़ा करेंगे तो गलत बात है ना। ठीक है। रेणु भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रही हैं, लेकिन दर्शकों को बता दूं कि वो कश्मीर से आती हैं, कश्मीर की बेटी हैं, और कश्मीर की बेटी होने के नाते रेणु भाटिया जी, लाल चौक का अपना एक सिग्निफिकेंस रहा है। लाल चौक यानी संप्रभुता का प्रतीक, लेकिन उसी लाल चौक पर देखिए, आपने इतनी देर से मैंने संदीप जी से पूछा कि परहेज क्यों है, तो उन्होंने कई सारे सवाल आप पर ही खड़े कर दिए। देखिए लावनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कश्मीर के ऊपर विषय उठाने के लिए, क्योंकि भले ही मैं जिस भी पार्टी से हूँ, लेकिन भारत की बेटी हूँ, कश्मीर की बेटी हूँ, इसलिए जब कश्मीर का विषय आता है दिल उसी प्रकार लहूलुहान हो जाता है जैसे कभी लाल चौक लहूलुहान हुआ।
और देश को समझा नहीं गया। मैं अपने भाई की बातें सभी सुन रही थी, पर शर्मिंदगी होती है, दर्द होता है इस बात का कि वर्षों तक एक बार नेहरू जी ने झंडा फहराया, उसके बाद कश्मीर की सुध नहीं ली। किसने कश्मीर को लूटा, कैसे कैसे आतंक ने उसे मारा, कैसे कैसे कश्मीरी पंडितों को हलाल किया गया, मारा गया, उनकी दुर्दशा की गई, कैसे कश्मीर खाली किया गया, आज तक वो दर्द हम भूल नहीं पाए हैं। और लाल चौक में मेरा बचपन बीता है। लाल चौक ही वो स्थान था जहां पर हमें स्कूल की किताबें मिलती थी, वहां की दुकानों से। लाल चौक ही वही स्थान है जहां पर बचपन में हम डॉक्टर्स के पास गए हैं। तो हम उस दर्द को नहीं भुला सकते। और मुझे बहुत गर्व है कि जब अनुराग ठाकुर जी ने वर्षों पूर्व युवा मोर्चा के समय में लाल चौक पर झंडा फहराया था, मैं उस और पिछले वर्ष जब गवर्नर साहब ने कश्मीर में पूरे डल लेक पर झंडे लगवाए थे, तब मैं वहां पर मौजूद थी और एक एक झंडा मैंने उन लोगों के साथ लगाया। मुझे गर्व है अपने उस कश्मीर पर अफसोस इस बात का होता है कि सरकार ने देश को, अभी मेरे भाई कह रहे थे, दो सोच नहीं होनी चाहिए। दो सोच तो आप लोगों ने बनवा दी, कश्मीर पर अलग सोच, बाकी हिंदुस्तान पर अलग सोच। शर्म आती थी जब लोग कश्मीर में कहते थे हम हिंदुस्तान टीवी देख रहे हैं, तब कश्मीर को कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते थे। ये बहुत दर्दनाक विषय होता था। तो दुख तो इस बातों का बहुत टीस लगने वाली बात थी संदीप जी, बहुत दर्द होता था, जैसा कि रेणु भाटिया कह रही हैं। इससे आपका जवाब इस पर लूंगी, लेकिन उससे पहले एक ओपनिंग रिमार्क में अविनाश जी का भी जल्दी से ले लेती हूँ। अविनाश जी का भी एक ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं, फिर ब्रेक पर जाते हैं। अविनाश जी देखिए, बात बड़ी महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंस एक बड़ा महत्वपूर्ण, जो प्रतीकात्मक जो आधार तैयार किया जाता है वही इस देश में सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन लाल चौक को लेकर ये जो दूरी है, आप किस नजर से देखते हैं इसे? क्योंकि अभी आप लोगों से बात ही कर रही थी मैं, और अविनाश जी मुझे याद आया कि तंजीम मेरानी 14 साल की जो बच्ची थी, उसके अंदर हिम्मत थी कि वो लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराने के लिए तैयार थी। राहुल गांधी के अंदर वो हिम्मत क्यों नहीं आ पा रही है? लावनी जी नमस्कार, आप सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। लावनी जी देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो है कि हमें ये तय करना है कि हम किस राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि राहुल गांधी तो मर गया। अब जो हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं या जिसको हम देख रहे हैं वो तो है ही नहीं। वो जो राहुल गांधी है तो वो तो मर गए। तो कांग्रेस के प्रवक्ता पहले तो ये बताए कि वो कौन से राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, क्या वाकई में राहुल गांधी जिंदा है या मर गए, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस की फिलॉसफी, राहुल गांधी जिंदा है या मर गए ये तो पता नहीं, पर कांग्रेस की फिलॉसफी मर गई है, जो इनके प्रवक्ता के बातचीत से पता चला। आपने सवाल क्या पूछा, इन्होंने जवाब क्या दिया। ये प्यार की भी दुकान खोलते हैं। मैं तो आज तक कभी कोई ऐसी दुकान नहीं देखा जहां प्यार बिकता हो, पर राहुल गांधी पिछले 3000 किलोमीटर से प्यार की कौन सी दुकान खोल रहे हैं, जहां पे इन्होंने जिसने भी हिंदुस्तान के खिलाफ या हिंदू धर्म के खिलाफ जिसने बात की, उस हर आदमी को गले लगाया और गले मिले। अब आते हैं लाल चौक पे। देखिए, लाल चौक पे इनका झंडा न फहराने का एकमात्र कारण है मोदी जी। मोदी जी सीएम बनने के पहले, मुख्यमंत्री बनने के पहले 90 के दशक में जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, तो मुरली मनोहर जोशी के साथ उन्होंने 90 के दशक में जब चरम सीमा पे था टेररिज्म, तब उन्होंने टेररिस्ट को माइक लाल करके चैलेंज किया था। और वही टीस कांग्रेस को आज लाल चौक जाने से रोकती है, क्योंकि बीजेपी ने बराबर बोला है जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो लाल चौक हमारा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, जब ये मुसलमानों को खुश करने के लिए टेररिस्ट को खुश कर रहे हैं। ये मुसलमानों को जवाब देना है कि क्या राहुल गांधी टेररिस्ट के पक्ष में खड़ा होकर के उनका वोट लेने की हैसियत रखते हैं या नहीं रखते, या फिर इस देश की जनता के लिए वोट लेना चाहते हैं। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हर बार राहुल गांधी ये कहते सुनाई दिए गए कि मोहब्बत बांट रहा हूं मैं, प्यार बांट रहा हूं मैं, लोगों को जोड़ रहा हूं मैं बदल गया हूं, कांग्रेस बदल गई है, बहुत ऊपर उठ चुके हैं हम लोग, राजनीति से मैं ऊपर उठ गया हूं। अगर वो राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं, प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं, तो फिर लाल चौक पर जब तिरंगा फहरा था 370 के खात्मे के बाद, तो जम्मू कश्मीर की ही जनता जिस खुशी के साथ जश्न मनाती हुई नजर आई थी, वही जनता पूछ रही है कि फिर ये कौन सा प्यार है।
मैं खत्म करना चाहता हूँ। अच्छा अविनाश जी मैं आपके पास आ रही हूँ, अविनाश जी मैं प्लीज आती हूँ, जरा सा एक सवाल का जवाब ले लेती हूँ संदीप जी से। देखिए पहली बात आप समझिए कि अभी राहुल जी के मरने की और उसकी बातें की, तो राहुल जी ने किस सवाल के जवाब में क्या बोला था, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, उस बात को आप कहां से कहां ले जाना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। आपको किस अर्थ में उस बात को लेते हैं। राहुल जी ने ये कहा था कि जिस राहुल जी की उन्होंने जिस इमेज की बात की और जो उनको अपशब्द बोले जाते हैं, जो उनको गाली दी जाती है राहुल जी को, उस गाली पर उन्होंने ये बात कही थी। भाई गाली आप दीजिए, उन्होंने कहा कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ। आप जिस इमेज की बात कर रहे हैं, मुझे इमेज से कोई मतलब नहीं है। अच्छा मतलब अपनी इमेज के में वो विचार नहीं बदले गए ना। विचार अगर आतंकियों के साथ जुड़े थे तो जुड़े रहे, तुष्टीकरण की आधार जो था वो था तो वो रहेगा, ये मान लिया आपने। चलिए कम से कम आपने ये कह तो दिया। नहीं लावनी जी, अगर आपके हिसाब से आपकी बात में मान लेते तो बड़ी निकम्मी सरकार है भाई। बड़ी कहे तो आप यही रहे ना कि भाई उनको गालियां दी जाती थी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विचार नहीं बदलने वाले वो। ऐसे वक्तव्य पे आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है, कांग्रेस पार्टी मुकदमा कर सकती है। अरे कौन सी मुकदमे की बात कर रहे हैं सर? जो आप कह रहे हैं आप ही की बात तो मैं दोहरा रही हूँ, आप ही की बात दोहरा रही हूँ। आप मुकदमा कह के डरा रहे हैं क्या? मुकदमा कह के डरा रहे हैं क्या सर? आप नेशनल टीवी पर डरा रहे हैं क्या? खुद इनके सदस्य बेल पर है। अगर आपके पास तथ्य सरकार को दीजिए, जेल में होना चाहिए हम लोगों को। अगर हम लोग आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं, हमारे नेता मारे गए, राजीव गांधी जी की हत्या हुई और इंदिरा गांधी जी मारी जाती है, हमारे कितने कार्यकर्ता मारे जाते हैं, और आप सवाल कर रहे हैं। वैसे एक बात आपको बता दूं कि आज आप ये कह के ना उन कश्मीरियों को दर्द दे रहे हैं जिनको आज ही निकाला गया था। आज के दिन ही उन कश्मीरियों को निकाला गया था। कम से कम उस दर्द को याद कर लेते ना आप, तो कुतर्क नहीं करते, आप तर्कों पर बात करते। शासन भाजपा का था, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कह दीजिए भाजपा का नहीं था। रेणु भाटिया जी, सरकार थी, रेणु भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की सरकार थी। भाई मैंने उनकी बात को समझा तो उन्होंने तो मुझे तो मुकदमे का डर दिखा दिया। बहरहाल मैं तो निडर हूँ, मैं जिस मंच पर खड़ी हूँ उस मंच में ही राष्ट्र सर्वोपरि है और निडरता और निर्भीकता के साथ बात बोली जाती है। तो ऐसी धमकियों से तो हम डरते नहीं है, लेकिन हाँ सच पर सवाल पूछेंगे, सच पर ही जवाब सुनेंगे। रेणु भाटिया जी, मैं कह रहा हूँ संविधान अगर मुझे आतंकवादी को टीवी में बैठाते हैं अपने चैनल पर। नहीं आप बोलिए रेणु जी, बोलिए रेणु जी। कैसे राष्ट्रवादी है भाई आप लोग? अरे प्रधानमंत्री से मिला है आतंकवादी, प्रधानमंत्री के ऑफिस में मिला है आतंकवादी। क्या बात क्या बात कर रहे हैं? एक सेकेंड, अरे तो प्रधानमंत्री को मिलवाया था, कैसे बोल रहे हैं? यासीन मलिक कौन है? यासीन मलिक क्या बकवास की बात कर रहे हैं आप? क्षमता है मोदी को बिठाया करें जिनको सभ्यता से बोलना आता हो। एक सेकेंड अविनाश जी, एक सेकेंड संदीप जी, अविनाश जी, और एक एक करके बोलिए। समय की भी कुछ सीमाएं हैं, फिर बेवजह ये समय खत्म हो जाएगा, डिबेट की सार्थकता नहीं रह जाएगी। रेणु भाटिया जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर अविनाश जी आ रही हूँ आपके पास। लावनी मेरा निवेदन है कि आइंदा ऐसे लोगों को बिठाएं जिनकी भाषा प्लीज अपनी बात रखिए। रेणु जी प्लीज अपनी बात। दूसरी बात, आप इनसे कितनी बार भी घुमा फिरा के कश्मीर के बारे में बोले, कभी सच्चाई नहीं बोलेंगे। जो राहुल गांधी खुद कहते हैं मैं बदल गया हूं, दैट मींस पहले बुरे थे आज अच्छे हुए, या आज बुरे हुए पहले अच्छे थे, उनको खुद डिसाइड करना है। दूसरी बात, कश्मीर का लाल चौक जहां खुद कहते हैं कि नेहरू जी ने झंडा फहराया, एक मिनट, जहां खुद कहते हैं नेहरू जी ने झंडा फहराया, या तो राहुल ने नेहरू जी की बेइज्जती की है, या तो राहुल जी ने नेहरू जी की बेइज्जती की है, या अपनी कोई उनकी सोच ही नहीं है, या तो उन्होंने कश्मीर की बेइज्जती की है, हिंदुस्तान के झंडे की बेइज्जती की है। एक चीज तो इसमें से जरूर से पक्की बात है कि उन्होंने किया है, और ऐसे लोग कभी भी देश प्रेमी नहीं हो सकते। अविनाश जी जल्दी से लास्ट कमेंट। अविनाश जी लास्ट कमेंट। से ये बात कहना चाहूंगा कि जो लोग अविनाश जी मैं जल्दी से ये बात कहना चाहूंगा कि जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में पूछ रहे थे कि उन पर क्या हुआ, उनको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली राइट के बाद 4 से 6 लोग आज भी बेल पर है। तो इनको बेल और जेल में फर्क समझ में नहीं आता है, क्योंकि इनके गांधी परिवार खुद बेल पर है, और जहां राहुल गांधी का और
कश्मीर को भारत का हिस्सा तो कभी वो मानते ही नहीं एक सेकंड संदीप जी। कश्मीर तो पाकिस्तान को नहीं हुआ था। और ये जो मुफ्ती जो वहां बैठे और अब्दुल्ला जो बैठे हैं उनके क्या है, वो तो चाइना की बात करते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो आधार तय किया गया था और जो उसका उद्देश्य रखा गया था, उस उद्देश्य में एक चीज तो छिपी हुई थी, वो थी तुष्टीकरण की राजनीति। कम से कम कश्मीर में जब यात्रा पहुंच रही है तो ऐसी यात्रा में तिरंगा का लाल चौक पर नहीं फहराना इस बात के संकेत तो देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इस समय के साथ साथ इतना तो तय हो गया कि राहुल गांधी भले ही बोले कि वो बदल गए हैं, लेकिन कांग्रेस की सोच ना कभी बदली थी ना बदलने वाली है। ये कौन सी भारत जोड़ो यात्रा है, ये लोग पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि लाल चौक पर आखिर तिरंगा क्यों नहीं। थैंक यू सो मच अगेन आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।